हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बेटा ये जो लेक्चर अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं ये है रिवीजन लेक्चर। और रिवीजन लेक्चर जो है वो आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से अपन कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बच्चों ने मेरे को कहा कि सर इसका रिवीजन बना दीजिए। तो वो चैप्टर है बेटा डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। एक चीज़ और बोल देता हूँ, अगर आपको और किसी चैप्टर का रिवीजन लगे, जीएसटी वगैरह में भी रिक्वायर्ड हो, तो आप कमेंट कर देना उसमें वीडियो के नीचे ही। तो ताकि मेरे को अगर लगेगा तो मैं उसका भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगा आपके लिए, अगर आपको लगता है कि भैया ये यूज़फुल रहेगा रिवीजन हमारे लिए। और वही बात है, वापस से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से बहुत ही उत्साह मिलता है। तो चलिए, तो चालू करते हैं। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम उसी नोट से पढ़ाया जा रहा है जो कि आपको लिखवाए गए थे ड्यूरिंग द क्लासेस। चलिए, तो बेटा सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ये जो डिडक्शंस होते हैं ये सेक्शन 80C से लेकर 80U के बीच में दिए गए हैं। इन डिडक्शन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है चैप्टर 6A के डिडक्शंस। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि मेन बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो डिडक्शंस होंगे 80C से 80U के, उसकी टोटल आपकी ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे सबसे पहले, योर टोटल डिडक्शन फ्रॉम 80C टू 80U कैन नॉट एक्सीड योर ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए की है, तो 80C से लेकर 80U के जो डिडक्शंस है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी कि आफ्टर डिडक्शन आपकी टोटल इनकम जीरो हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। इसके बाद मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि ये कुछ ऐसी इनकम है जिनके लिए बेसिस में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते जीटीआई के। उसमें पहली जो इनकम, ज़्यादातर वो सारी इनकम स्पेशल रेट वाली इनकम थी, LTCG 112, LTCG 112A, STCG 111A और कैजुअल इनकम। होप आपको सभी को पता होगा कि ये इनकम कौन से टाइप की होती है। तो अगर आपकी जीटीआई में ये इनकम इंक्लूड होती है तो आप उसके लिए डिडक्शन ही क्लेम कर सकते हैं। मैं एक बार बता देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मान लेते हैं बेटा आपकी जीटीआई आती है 8 लाख रुपए की, ठीक है। अब 8 लाख रुपए में मैं बोलता हूँ कि इसमें बेटा LTCG इंक्लूड है 2 लाख रुपए का। तो इन दैट केस आप जो जीटीआई के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो मैक्सिमम, वो बेटा 6 लाख ही कर सकते हो। 2 लाख रुपए आपकी टोटल इनकम 100% बचने वाली है, क्योंकि वो 2 लाख LTCG के बराबर का पैसा है। और आप LTCG के बेसिस के लिए ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते 80C से 80U के। आगे बढ़ते हैं। अगली बार फिर मैंने आपको बोला था कि जो डिडक्शंस हैं वो टोटल मिला के दो कैटेगरी में बांट रखे हैं। एक को हमने नाम दिया था पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस और एक को हमने नाम दिया था इनकम बेस्ड डिडक्शंस। जो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस होते हैं वो इसलिए आपको मिलते हैं क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफिक जगह पे पेमेंट्स किए होंगे। और इनकम बेस्ड डिडक्शंस आपको मिलते हैं क्योंकि आपने स्पेसिफिक टाइप की इनकम कमाई होगी। तो पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस में जो शुरुआत अपन ने करी थी वो सबसे पहला सेक्शन आपके सामने था, वो था सेक्शन 80C से अपन ने शुरुआत करी थी। ये बात मैंने आपको जनरली एक बता दी थी कि भैया जो भी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस हैं उनका डिडक्शन आप अगर लेना चाहते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपको वो पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करने पड़ेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर एंड होने तक करने पड़ेंगे। आप अगर पेमेंट प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद करते हो तो आप उसके लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आप 2021 में डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको जो पेमेंट्स बोले जा रहे हैं 80C से जो भी सेक्शंस आते हैं उनके पेमेंट्स आपको 31 मार्च 2021 तक करना ज़रूरी है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि अपन ने बीएनपी हेड में देखा था कि कुछ पेमेंट का डिडक्शन बीएनपी हेड में भी तभी मिलता था जब पेमेंट हो जाता था, पर वो पेमेंट आप रिटर्न की डेट तक कर सकते थे, रिटर्न फाइल करने की डेट तक। पर 80C से लेकर जो भी सेक्शन है उसमें ऐसा लागू नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आगे फिर हमारे सामने कि 80C की जो डिडक्शन है वो किस बात के लिए मिलेंगे। सबसे पहले वो किसको मिलेंगे, इंडिविजुअल और HUF-SSE को मिलेंगे। किस बात के लिए मिलेंगे, जब आप स्पेसिफाइड आइटम्स में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पैसा डिपॉजिट कराएंगे। अब वो स्पेसिफाइड आइटम कौन से हैं, नंबर ऑफ आइटम है जो भी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो स्पेसिफाइड आइटम्स में अगर आप पैसा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डिपॉजिट कराएंगे तो आपको ये डिडक्शन मिलने वाला है। डिडक्शन कितने रुपए का मिलेगा, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लेस। जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। अगेन आई एम रिपीटिंग, जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट करा और 1.5 लाख विच एवर इज लेस। स्पेसिफाइड आइटम्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफाइड आइटम्स कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 आपके सामने है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन किसके प्रीमियम के लिए आप ले सकते हो। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो सेल्फ के लिए ले सकते हो, स्पाउस के प्रीमियम का ले सकते हो और आपके एनी चाइल्ड का ले सकते हो। यहाँ पे नोट करने वाली बात थी बेटा, एनी चाइल्ड का मतलब यहाँ पे माइनर हो, मेजर हो, डिपेंडेंट हो, नहीं हो, हैंडीकैप हो, कोई से भी टाइप के बच्चे हो, आप उनका प्रीमियम का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके बाद HUF किसी भी मेंबर के प्रीमियम का डिडक्शन ले सकता है। कितना डिडक्शन ले सकता है बेटा, वो डिपेंड करेगा आपने पॉलिसी कब लिया था। याद करिए आप, मैक्सिमम डिडक्शन की लिमिट
अगर पॉलिसी आपने 1/4/12 के पहले ले रखी है तो आप 20% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं। 1/4/12 या उसके बाद अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने 1/4/13 या उसके बाद पॉलिसी ली है, पर किसके लिए ली है, यहाँ पे नोट करने वाली बात थी, डिसेबल लोगों के लिए लिए हो या फिर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिजीजेस के लिए लिए हो, तो फिर आपका जो लिमिट है वो 15% ऑफ सम एश्योर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर 1/4/13 के बाद आपने जो पॉलिसी लिया है वो नॉर्मल लोगों के लिए है तो लिमिट 10 ही है। पर अगर वो 1/4/13 के बाद का पॉलिसी आपने डिसेबल या स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित व्यक्तियों के लिए है तो फिर लिमिट 15 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको नोट होनी ही चाहिए। अगला डिडक्शन आप किसके लिए ले सकते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो पैसा आपने जमा करा है उसके लिए भी आप 80C का डिडक्शन ले सकते हो। पीपीएफ किसके नाम से, वही सेम था, सेल्फ के नाम पे, स्पाउस के नाम पे, एनी चाइल्ड के नाम पर। और अगर एचयूएफ को डिडक्शन चाहिए तो किसी भी मेंबर के नाम पे लिया जा सकता है। आपको ये भी मैंने बताया था कि जो पीपीएफ का ब्याज होता है वो एग्जेम्प्ट होता है और लमसम पैसा जो आप निकालते हो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट ही होता है। इसी तरह से आप यूलिप में जो पैसे डालोगे, यूलिप मतलब होता है यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, इसमें जो आप पैसा डालोगे उसका भी आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो। किसके नाम पर, सेम वही नाम, इंडिविजुअल हो तो वही, एचयूएफ हो तो वही, एनी मेंबर। इसी तरह से आप अगर एलआईसी के नोटिफाइड एन्युटी प्लान में पैसा जमा करोगे तो भी 80C की छूट मिल सकती है। नोटिफाइड एन्युटी प्लान थे जीवन धारा, जीवन अक्षय एक्सेट्रा, ठीक है, वही है। इंडिविजुअल किसके नाम पर और एचयूएफ किसके नाम पर, ये आपके सामने था। इसके बाद फिर मैंने आपको कहा था कि ये शुरुआती जो 4 मैंने आइटम्स आपको बताए थे ये तो इंडिविजुअल एचयूएफ सबके काम के होते हैं, पर आगे के जो भी आइटम्स है उसमें डिडक्शन के लिए पैसा केवल इंडिविजुअल ही जमा कराएगा और इंडिविजुअल को ही वो डिडक्शंस मिलने वाले हैं। यानी कि 5 से लेकर जितने भी आइटम अब रिमेनिंग रहेंगे वो एचयूएफ के पास ऑप्शंस नहीं होते। यानी कि 80C में देखा जाए तो मोटा मोटी एचयूएफ के पास डिडक्शन क्लेम करने के 4 ऑप्शंस हैं। एक तो हो गया एलआईसी प्रीमियम, एक हो गया आपका सेकंड नंबर में क्या था, यूलिप हो गया, पीपीएफ हो गया, और चौथा आपका हो गया नोटिफाइड एन्युटी प्लान्स। अब ये बाकी सारे इंडिविजुअल एचयूएफ है। सबसे पहले एसपीएफ और आरपीएफ में जो पैसा आपने जमा कराया होगा आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं, बच्चा बच्चा इसको समझता होगा। ट्यूशन फीस का भी डिडक्शन लिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ट्यूशन फीस कितने बच्चों की, केवल 2 बच्चों की ले सकते हैं आप डिडक्शन के रूप में क्लेम। किसको पे करी होगी, किसी स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, पर मुद्दा ये है कि वो इंस्टीट्यूशन इंडिया का होना चाहिए। और किस बात के लिए पे करी है, फुल टाइम एजुकेशन के लिए पे करी है। तो अगर आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को फुल टाइम एजुकेशन के लिए अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ट्यूशन फी पे करी तो आप उस ट्यूशन फी का 80C में डिडक्शन ले सकते हो। ट्यूशन फी में शामिल नहीं करना है बेटा डोनेशन, डेवलपमेंट फीस एक्सेट्रा, इसका आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। इसी तरह से बेटा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसका अगर आपने कोई प्रिंसिपल रीपेमेंट करा है तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि उसका भी डिडक्शन लिया जा सकता है 80C में, बशर्ते वो लोन 2 ही कैटेगरी के लिए लिया गया हो, या तो परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने हाउसिंग लोन का कोई इंटरेस्ट का रीपेमेंट करा है तो उसका डिडक्शन आपको 24 सेक्शन में एचबी हेड में मिलता है। 24 सेक्शन में जब इंटरेस्ट का डिडक्शन आप लेते हो तो किस बात के हाउसिंग लोन, याद करो वहां पे 5 पर्पस में आपको बोलता था, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन। जबकि आप प्रिंसिपल का जब डिडक्शन 80C में लेने वाले हो तो आप केवल 2 ही रीजन से ले सकते हो, एक का नाम है प्रिंसिपल परचेज और दूसरे का नाम है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे नोट करने वाली बात थी। इसके बाद बेटा फिर आपके सामने अगला आता था कि ये जो लोन है आपने किससे ले रखा हो, तो मैंने कहा था इंस्टॉलमेंट आप सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में पे कर दो, या फिर अगर कोई आपने अमाउंट बोरो करा हो बैंक वगैरह से, इनसे तो आप इनसे लिए गए लोन के इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको ये बोला था कि ये जो मैंने नाम लिखवाए हैं आपको, उन्हीं के इंटरेस्ट के प्रिंसिपल का पेमेंट आप, उन्हीं के लोन के प्रिंसिपल के डिडक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता था, मान लीजिए कि आपने अपने किसी दोस्त से हाउसिंग लोन ले लिया और हाउसिंग लोन लेने के बाद आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन तो 24 में ले सकते हो, क्योंकि 24 में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हाउसिंग लोन किसी स्पेसिफिक जगह से लोगे तो ही इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे। बट 24 में भले ना लिखा हो, पर 80C में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आप हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल का डिडक्शन केवल तभी ले सकते हैं जब आपने हाउसिंग लोन इन लोगों से लिया हो जो कि मैंने आपको डिस्कस करके बताए हुए हैं। तो ये थोड़ी नोट करने वाली बात है। इसी तरह से अगर आपने कोई मकान वगैरह खरीदा हो तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस का भी आप 80C में डिडक्शन ले सकते हैं। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में जो अमाउंट कॉन्ट्री करा उसका डिडक्शन मिल सकता है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के डिडक्शन मिल सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जो पैसा आपने लगाया होगा उसका भी आप 80C में डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताता था कि एनएससी में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो आप उसका डिडक्शन 80C में ले सकते हो। फिर एनएससी में जो पैसा इन्वेस्ट करा आपको आगे पीछे जाकर उसका इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो वो जो एनएससी का आप इंटरेस्ट कमाओगे वो टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो हेड कौन सा हो जाएगा, आईओएस हो जाएगा। पर चक्कर क्या होता है कि एनएससी का जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो वापस से री इन्वेस्टेड कर दिया जाता है, यानी कि आपको मिलता नहीं है, वो री इन्वेस्ट हो जाता है। इतनी इतनी ब्याज की वो आपको एनएससी दे दी जाती है। तो मैंने आपको क्या कहा था, क्योंकि वो ब्याज री इन्वेस्टेड मान लिया जाता है
तो ड्यू टू दैट इन्वेस्टमेंट आपको वापस उसी ब्याज का 80C में अगेन क्या मिल सकता है, डिडक्शन भी मिल सकता है। ये मैंने आपको समझाया था। इसी तरह से अगर आपने कोई यूटीआई या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी है तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक के डिपॉजिट स्कीम में पैसा डाला है, डिडक्शन ले सकते हैं। इक्विटी शेयर डिवेंचर यूनिट या खरीदी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरटेकिंग या एलिजिबल इशू कहते हैं जिसको, डिडक्शन ले सकते हैं। 5 साल की एफडी करवाई है पोस्ट ऑफिस या बैंक में, डिडक्शन ले सकते हैं। नाबार्ड की नोटिफाइड बॉन्ड खरीदे हैं, डिडक्शन मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे डाले, मिल जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम के टीयर 2 अकाउंट में अगर कोई पैसे डिपॉजिट कराए तो आप उसका भी डिडक्शन ले सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम 80CCD में आगे आएगी, आपको पता ही है। तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि टीयर 1 वाला आप 80CCD में लेके जाएं, और टीयर 2 अगर क्वेश्चन में साफ तौर पे दे रखा है तो फिर आप उसका डिडक्शन 80CCD में नहीं ले सकते, फिर उसका डिडक्शन आपको 80C में लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका मेन 80C सेक्शन का डिडक्शन था। अगला डिडक्शन आपका सामने आता था 80CCC। किसको मिलता था डिडक्शन? केवल इंडिविजुअल को मिलता था। किस बात के लिए मिलता था? जब आप LIC या किसी और इंश्योरर के एन्यूटी प्लान में पैसा डाल लेंगे। एन्यूटी प्लान में अगर आप पैसा डालेंगे, यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार सर आपने 80C में भी बोले थे नोटिफाइड एन्यूटी प्लान में पैसा डालोगे तो 80C का डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैंने आपको याददाश्त के लिए बता दिया था कि अगर सिंपली एन्यूटी प्लान या पेंशन प्लान ऑफ LIC दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप 80CCC का डिडक्शन लीजिए। पर अगर जीवन धारा, जीवन अक्षय जैसे नाम दे दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, वहां पे पैसा डाला ऐसा दे दिया जाए तो फिर आप 80C का ले लीजिए। ये मैं आपको बता चुका था। डिडक्शन यहाँ पे कितना मिलेगा? डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ 1.5 लाख विचएवर इज लेस। 80C में भी 1.5 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। फिर अगला सेक्शन आता था हमारे सामने 80CCD करके, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। तो यहाँ पे डिडक्शन किसको मिलता था? जवाब आता था केवल इंडिविजुअल को मिलता था। इंडिविजुअल दोनों टाइप के हो मिलेगा उनको डिडक्शन, चाहे नौकरी वाले हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। डिडक्शन किस बात के लिए मिलता था? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव्ड पेंशन स्कीम में पैसे जमा कराते थे, जैसे NPS में पैसे जमा कराए या फिर अटल पेंशन योजना, मैंने आपको एक नाम बोला था, वहां पे पैसे जमा कराए। डिडक्शन कितना मिलेगा? अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है बेटा तब तो बहुत इजी होता था, आपको केवल 80CCD 1 का डिडक्शन मिलेगा सेल्फ एम्प्लॉयड में। और कितना मिलेगा? जितना अमाउंट आपने पे करा या आपकी GTI का 20% विच एवर इज लेस आपका डिडक्शन है, केवल CCD 1 में मिलेगा। आपको याद है सेक्शंस का बड़ा रोल है। पर अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको 2 डिडक्शन मिलते थे, एक CCD 1 में मिलता था और एक CCD 2 में मिलता था। CCD 1 में आपको डिडक्शन मिलता था खुद के कंट्रीब्यूशन का, खुद ने जो पैसे जमा करा है उसका डिडक्शन आप 80CCD 1 में लेते थे। और कितना लेते थे? अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने आता था 80CCD 2। 80CCD 2 में आपको डिडक्शन मिलता था एम्प्लॉयर ने जो पैसे जमा कराए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात होती थी, आपका एम्प्लॉयर जो 80CCD की पेंशन स्कीम में पैसा जमा कराएगा वो आपकी पहले सैलरी एड की इनकम में आप जोड़ चुके हो, ध्यान रखना वो इनकम में जोड़ना है। फिर आप उस इनकम का डिडक्शन ले लोगे GTI में से, और डिडक्शन कितना ले लोगे? अमाउंट पेड और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। पर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप 10 की जगह 14% ऑफ सैलरी को यूज कर सकते हैं। सैलरी का मतलब वही बेटा बकवास वाला होता था, बेसिक प्लस DA कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। फिर आगे बढ़े थे अपन। फिर अगला मैंने आपको कहा था कि आपको 80CCD 1B में एक 50,000 रुपए की छूट और मिल सकती है अगर आप NPS में पैसा डालोगे। तो अगर आप कोई डिडक्शन 80CCD 1 में क्लेम नहीं कर सकते तो आप उसके लिए 80CCD 1B में 50,000 का एडिशनल डिडक्शन ले सकते हो। तो ये आपके सामने की एक बात होती थी। फिर मैं आपको एक 12A पढ़ाया था जो शायद 10-12 है तो फर्जी सेक्शन ही था, ज्यादा काम नहीं आता था। अगर आपने NPS से पैसे निकाले ऑन क्लोजर ऑफ अकाउंट या ओपनिंग आउट करा आपने, तो फिर एग्जामेशन मिलेगा आपको 60% ऑफ द टोटल अमाउंट पेबल। तो जितना अमाउंट आपका पेबल होगा उसका 60% आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर और आगे बढ़े। अगला सेक्शन हमारे सामने आता था 10-12B। अगर आप NPS ट्रस्ट से पार्शियल विड्रॉल करते हैं, पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो फिर 25% ऑफ टोटल पेबल अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पर ये केवल एम्प्लॉई को ही मिल सकता था, सेल्फ एम्प्लॉयड वालों के लिए नहीं था। ये मैं आपको क्या कहता था? 80CCE। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता था। 80CCE क्या कहता था आपको? कि जो सी है, CCC है और CCD 1 है, इनका ओवरऑल डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता था। तो याद है इससे रिलेटेड अपन ने 3 से 4 क्वेश्चन करके देखे थे जहां पे मैंने इस प्रकार से एडजस्टमेंट करा था ताकि मैं इस सेक्शन को यूज करते हुए मैक्सिमम एडवांटेज ले सकूं। तो आपको याद होगा, तो जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि C और CCC और CCD 1 का अमाउंट आसानी से 1.5 लाख से ऊपर होने वाला है, तो फिर मैं CCD 1 से पहले CCD 1 में 50,000 का एडवांटेज लिया करता था। और उस 50,000 के कारण मेरे को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते थे, जो कि आपके 2-3 क्वेश्चन में अपन ऐसा करा था। वो क्वेश्चन जरूर आप करके देख लें। अगला डिडक्शन आता था बेटा 80D, जो बहुत काम का डिडक्शन हुआ करता था।
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको डिडक्शन मिलता था। किसको मिलता था हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन? तो जवाब है एसएससी, इंडिविजुअल, एचयूएफ दोनों को मिल सकता था। डिडक्शन किस बात के लिए मिला था बेटा? इसमें तीन चीजों के लिए मिलता था। एक, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया आपने, इसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट अदर देन कैश करेंगे, वरना नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो ये अपने तीन टाइप के यहाँ पे डिडक्शंस मिल सकते थे अपन को। डिडक्शन कितना मिलेगा इसके लिए मैंने आपको बहुत इजीली चार्ट बता दिया था। इंडिविजुअल को मिलेगा ए प्लस बी का डिडक्शन, और ए प्लस बी अमाउंट निकालने के लिए आपको दो काम करने पड़ते थे। पहले आपको ए का 1 2 3 चाहिए होता था, फिर बी का 1 2 3 चाहिए होता था, ऐसे करके अपन कैलकुलेशन करते थे। तो ए किसके लिए मिलता था? खुद और परिवार के हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे के लिए। तो खुद के और परिवार के लिए अगर आपने खर्चा करा हो तो ए में जाना, पेरेंट्स के लिए खर्चा करा हो तो बी में जाना। ये बच्चा पता ही होगा क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे तो सबको पता ही है। इसके बाद ए कैटेगरी में फैमिली के अंदर क्या आएगा? स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, एनी चिल्ड्रन नहीं है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के पॉइंट ऑफ व्यू में जब अपन डिडक्शन ले रहे थे 80C का, तो वहां पे एनी चिल्ड्रन वर्ड यूज होता था। ठीक है, तो हिमसेल्फ एंड फैमिली के लिए आप जो इंश्योरेंस करवाओगे उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। किस बात के लिए? तो ए का 1 बेटा हेल्थ इंश्योरेंस या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जो पैसे आपने डाले उसका डिडक्शन आप ले लो। कितना मिलता था? अमाउंट डिपॉजिटेड और 25 या 50 विच एवर इज लेस। 50 कब लगाना होता था? जब जिसका हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा है उसमें कोई सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन कौन होता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एज ऑफ 60 ईयर और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ए का डिडक्शन होता था। दूसरा मैंने क्या कहा था? मेडिकल एक्सपेंडिचर का। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हो सकते हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, या तो आपने, या फिर हो ही नहीं रहा है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसी परिस्थिति में सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बेनिफिट लेके आया था ये, कि सीनियर सिटीजन लोग जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ है या करवाया ही नहीं है जानबूझकर, जो भी रीजन हो, तो उन लोगों के मेडिकल एक्सपेंडिचर पे जो खर्चा हुआ उसका भी आप डिडक्शन 80D में ले सकते हैं। ए का 2 मैंने उसको नाम दे दिया था, और उसके लिए डिडक्शन है अमाउंट स्पेंट और 50,000 विच एवर इज लेस। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए खर्चा अमाउंट स्पेंट और 5,000 विच एवर इज लेस। पर ए का 1 + 2 + 3 का जो टोटल अमाउंट आपका आता था डिडक्शन का, वो किसी भी हालत में 25 या 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आपको पता ही होगा 25 कब लगाना है, 50 कब लगाना है। और सेम ये A1 2 3 की कैलकुलेशन आपको पेरेंट्स के लिए भी करनी है, उसको कहेंगे B1 2 3। मतलब बी का 1 क्या हो जाएगा? पेरेंट के हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा। बी का 2 क्या हो जाएगा? अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे का डिडक्शन। बी का 3 क्या हो जाएगा? पेरेंट्स के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के खर्चे का डिडक्शन। ये जो ओवरऑल डिडक्शन है B1 + 2 + 3 के भी, वो भी 25 या 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। और एक बात मैंने आपको बोली थी कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो खर्चा टोटल आप लेंगे A + B मिलाकर, वो 5,000 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अपन ने क्वेश्चन करे थे, उस क्वेश्चन में इसको यूज करा था। क्वेश्चंस मैंने हर टाइप के करा रखे हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन हमने सीखी हुई है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए आप उसको करके देख लेंगे। ये देख लीजिए, डिडक्शन ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इन ए एंड बी कैन नॉट एक्सीड 5,000। एचयूएफ को किस बात का डिडक्शन मिल सकता था? हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ मेंबर का मिल सकता था, कितना? अमाउंट स्पेंड और 25 या 50 विच एवर इज लेस का मिल सकता है। और या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर सीनियर सिटीजन, वही वाली चीज हो गया कि अगर कोई मेंबर एचयूएफ का ऐसा है जो कि सीनियर सिटीजन है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उस सीनियर सिटीजन मेंबर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी एचयूएफ को डिडक्शन मिल सकता है, अमाउंट स्पेंड और 50,000 विच एवर इज लेस। तो ये डिडक्शन एचयूएफ का होता था। आपको अच्छी तरह से पता है कि इसका भी जो ओवरऑल दो अमाउंट आपका डिडक्शन एचयूएफ में, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला अपन नहीं लेते थे, तो ये जो एचयूएफ का टोटल डिडक्शन आएगा वो भी 25 या 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। और आपको पता है एचयूएफ का असेसमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि किसका होता है, इंडिविजुअल का। चलिए, तो सेक्शन 80D के बाद आता था हमारे सामने अगला सेक्शन 80DD। 80DD का डिडक्शन किस बात के लिए मिलता था? किसको मिलता था? पहले तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। यहाँ पे मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि अभी तक पीछे के जितने भी सेक्शंस आए थे वहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ के वर्ड यूज किए गए थे। ये पहला ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कि रेसिडेंट वर्ड को भी यूज किया गया है। यानी कि ये जो 80DD का डिडक्शन है वो हर इंडिविजुअल एचयूएफ को नहीं मिलने वाला, वो केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलेगा। ये नोट करने वाली बात है। किस बात के लिए डिडक्शन मिलता था? 80DD का फुल फॉर्म होता था बेटा डिडक्शन फॉर डिपेंडेंट डिसेबल। तो बच्चा इसको याद कर सकता है। ये जो डिडक्शन है आपको तब मिलेगा जब आपके परिवार में कोई डिसेबल है और वो डिसेबल आप पे अगर डिपेंडेंट है, तो उस डिपेंडेंट डिसेबल के इंश्योरेंस के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए, ट्रेनिंग वगैरह के लिए आपने प्रीवियस ईयर में कोई अमाउंट स्पेंड किया होगा, तो आप उसका 80DD में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखवाया था मेंटेनेंस के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब के लिए आप ले सकते हैं। किसको मानेंगे आप डिपेंडेंट अपने ऊपर? तो इंडिविजुअल अगर आप हैं तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। यहाँ पे ब्रदर सिस्टर भी आ रहे हैं, तो स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ये कोई भी हो सकता है। एचयूएफ के लिए यानी मेंबर हो सकते हैं। डिडक्शन कितना मिलेगा? तो याद करिए डिडक्शन यहाँ पे फ्लैट मिलता था आपको
फिक्स 75,000 का या फिर 1.25 लाख का मिलता था। खर्चा कितना भी करा हो इररिलेवेंट है इस सेक्शन के लिए, खर्चा करना तो है, ये तो तय है। खर्चा ही नहीं करा तो नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। पर आपने 1,000 रुपए खर्च करे हो तो भी आपको 75,000 का डिडक्शन मिलेगा, 1,75,000 खर्च करे हो तो भी 75,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर जो डिसेबल डिपेंडेंट है वो सीवियर डिसेबिलिटी से ग्रसित है, मतलब 80% या ज्यादा बॉडी पार्ट उसका खराब है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिर 1.25 लाख का फ्लैट डिडक्शन मिल सकता है। अगला सेक्शन आता था 80DD। 80DD का डिडक्शन मिलता था रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ को। नंबर 2, ये जो डिडक्शन होता था ये मिलता था मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए। तो अगर आपके परिवार में कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है, स्पेसिफाइड डिजीज आपको याद होगा रूल 3 की डिजीज होती है कैंसर और एड्स, 10 बार अपना यूज हो चुका है वर्ड, तो उनसे अगर ग्रसित होता है तो उससे ग्रसित व्यक्तियों के इलाज के लिए जो आपने खर्चा करा होता है उसका डिडक्शन आप 80DD में ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप खुद के या स्पाउस के, डिपेंडेंट, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के खर्चे के लिए ले सकते हैं, एचयूएफ एनी मेंबर के लिए ले सकता है। डिडक्शन कितना मिलेगा, जितना अमाउंट पेड करा या 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन का केस आता है तो 1 लाख रुपए तक की लिमिट आप लगा सकते हैं। आगे बढ़े थे, आगे मैंने आपको कहा था कि अगर बाय चांस आपने जो 80DD के लिए खर्चा करा यानी ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा करा, अगर उस खर्चे का कोई रीइंबर्समेंट मिल जाता है या तो इंश्योरेंस कंपनी से या आपके एम्प्लॉयर से, तो इन दैट केस आपका जितना भी अमाउंट रीइंबर्स होगा उसको आप लेस कर देंगे डिडक्शन के अमाउंट से। नोट करने वाली बात है, मैंने 10 बार उधर बोला था रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, रिड्यूस फ्रॉम द अमाउंट ऑफ डिडक्शन। नोट करना अच्छी तरह से, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने 1 लाख का खर्चा करा, तो 1 लाख का खर्चा करा और मान लीजिए लिमिट आपकी 1 लाख वाली लग रही है, तो 1 लाख और 1 लाख विचएवर इज लेस आपका 1 लाख का डिडक्शन आ गया। मैं समझा देता हूं आपको, एक बार समझ लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि आपने ट्रीटमेंट के लिए खर्चा करा 1.5 लाख का, चलिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड आपने 1.5 लाख कर दिए, और मान लीजिए सीनियर सिटीजन वाली कैटेगरी में आपका आता है तो आपका क्या हो गया, लिमिट 1 लाख हो गया, तो दोनों में से कम आपका कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अब अगर आपको मान लीजिए 1.5 लाख के टोटल खर्चे में से रिम्बर्स हो गए 60,000 रुपए, तो आप 60,000 1 लाख में से लेस करेंगे और 40 का ही डिडक्शन लेंगे। ये है करेक्ट तरीका। ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ क्या कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि 1.5 लाख खर्च करे साहब, 1.5 लाख रुपए में से 60,000 मेरे को रिम्बर्स हो गए, तो 40,000 रुपए का अमाउंट बचा है तो उसके बेसिस में डिडक्शन लेना है, तो ऐसा कतई नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको डिडक्शन में से लेस करना है, यह गणित अपन ने समझी थी क्लास में, तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अगला डिडक्शन आता था 80E, ई फॉर एजुकेशन लोन। याद करो, केवल इंडिविजुअल को डिडक्शन मिलता था, किस बात का मिलता था, जब आप एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो आपको 80E का डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन का डिडक्शन है, एजुकेशन कौन सी टाइप की होनी चाहिए, हायर एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। हायर एजुकेशन जनरली मतलब होता है 12th के बाद की जो पढ़ाई होती है, जनरली आपको जो समझना है। किसके इंटरेस्ट, किसकी पढ़ाई के लिए लिया गया लोन मिल सकता है, खुद की पढ़ाई के लिए मिल सकता है, और रिलेटिव की पढ़ाई के लिए लिए गए लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल सकता है। रिलेटिव में कौन आता है, स्पाउस, चिल्ड्रन और ऐसे बच्चे जिनके कि आप लीगल गार्जियन बन चुके हैं, तो वो सभी के लिए आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया तो आप उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। याद करो मैंने आपको क्या बोला था, एजुकेशन लोन एक ऐसा लोन होता है जिसके अंदर ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि जब तक आपकी पढ़ाई नहीं होगी, जैसे आपने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया तो आप आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए, आपके जब जॉब लग जाएगा तो आप आराम से खुद ही रीपे करना, खुद की पढ़ाई का लोन पढ़ाई करने के बाद खुद ही रीपे करना। तो ऐसे में तो क्या हो गया, आपने अपना ही एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट दिया। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बाय चांस मान लीजिए कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपके इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट कर दें, तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके रिलेटिव हैं, तो ये अपन ने फंडा समझा था उसके अंदर। तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा, 100% मिल जाएगा जितना भी ब्याज बना, पर उसमें लिमिट ऑफ अमाउंट नहीं है, लिमिट ऑफ टाइम है। डिडक्शन आपको मिलेगा इनिशियल असेसमेंट ईयर प्लस उसके बाद 7 ईयर और। इनिशियल असेसमेंट ईयर मतलब कौन सा ईयर होता था, जिस ईयर से आप लोन का रीपेमेंट करना चालू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं कि जिस ईयर से आपने लोन लिया उसी ईयर से इंटरेस्ट का पेमेंट चालू हो जाए। हो सकता है कि लोन लेने के बाद आपने 3 साल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी और 3 साल बाद से उसे चुकाना चालू करा, तो जब से आपने चुकाना चालू करा उस साल से प्लस उसके बाद 7 साल और, आप इतने ही टाइम के लिए इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका 80E का डिडक्शन हो गया था। अगला सेक्शन आता था आपके सामने बेटा 80EE, हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, पता सॉरी हाँ हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ही था बराबर। तो 80EE किसको मिलेगा डिडक्शन, इंडिविजुअल को मिलेगा। किस बात के लिए मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपने कोई मकान खरीदने या बनवाने के लिए कोई लोन लिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस लोन के इंटरेस्ट का आप 80EE में डिडक्शन ले सकते थे। याद करो
ये डिडक्शन का रोल क्या होता था कि आपको ऑलरेडी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन सेक्शन 24 में मिल चुका है। पर याद करो सेक्शन 24 में सेल्फ ऑक्यूपाइड जो मकान होते थे, उन सेल्फ ऑक्यूपाइड मकानों के केस में लिमिट 2 लाख रुपए तक की मैक्सिमम होती थी। तो वो जो इंटरेस्ट आप 24 में क्लेम नहीं कर पाते हो, उसके लिए आप इधर 80 में मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा ले सकते हो। आपके एडवांटेज के हिसाब से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो 50,000 रुपए तक ले सकते हो। इस 80 के डिडक्शन के लिए जो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोन सैंक्शन 1/4/16 से 31/3/17 के बीच में होना चाहिए था। लोन 35 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए सैंक्शन लोन। वैल्यू ऑफ हाउस डज नॉट एक्सीड 50 लाख होनी चाहिए। और जिस दिन आपका लोन सैंक्शन हुआ उस दिन आपके पास कोई और मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि आप ये जो लोन लिए हैं वो आपके पहले मकान खरीदने के लिए लिए हैं, फर्स्ट होम बायर हैं आप, उसके लिए आप ये डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं। तो ये आपके सामने की पहली बात थी। तो क्या बोला मैंने, वापस से सुन लीजिए। लोन का सैंक्शन 16-17 में होना चाहिए था। लोन का सैंक्शन अमाउंट 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 3, 50 लाख वैल्यू से मकान की ज्यादा नहीं होनी चाहिए और फर्स्ट होम बायर आप होने चाहिए। सेम लाइन पे बेटा अगला सेक्शन आता था 80EE। इसका डिडक्शन किसको मिलता था? ऐसे इंडिविजुअल जो 80EE में नहीं ले पा रहे थे इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब 80EE जो आपने ऊपर बढ़ा बेटा, उसका डिडक्शन तो केवल वही लोग पे ले पाए जो कि 16-17 में लोन लिए होंगे। तो जो लोगों ने 16-17 में लोन लिया उन्हीं को 80EE मिला, उसके अलावा के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए बाद में 80EE और आया। इसमें भी कहा गया कि आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। रीजन सेम है जो EE वाला है, पर यहाँ पे 50 की जगह लिमिट 1.5 लाख है एक तो। और कंडीशन यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जो लोन है वो 1/4/19 से 31/3/21 के बीच में लिए गए होंगे, उसके लिए आप ले सकते हैं। तो 2019-20 और 2020-21 यहाँ पे 2 साल में जिन लोगों ने लोन लिए होंगे उन लोगों को 80EE में 1.5 लाख तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल सकता है। इसमें कंडीशन ये होती थी, पहली तो ये लोन का सैंक्शन टाइम। दूसरी बात, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस डज नॉट एक्सीड 45 लाख। 80EE में मैंने बोला था वैल्यू ऑफ हाउस वर्ड यूज करा हुआ है, जबकि 80EE में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस वर्ड यूज करा हुआ है। डज नॉट एक्सीड 45 लाख और ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन एक से ज्यादा, यानी कि आपके पास कोई मकान ओन नहीं होने चाहिए। तो ये आपका 80EE का था। इसके अंदर भी अपने बहुत डिस्कशन क्वेश्चन भी करे थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये हुआ करता था कि कैसे करना है। अगला हमारे सामने था 80EB का डिडक्शन। केवल इंडिविजुअल को मिलेगा। किस बात के लिए मिलेगा? इंटरेस्ट, उस लोन का इंटरेस्ट जो कि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन का इंटरेस्ट 80EB, ठीक है। इसके बाद पर्सनल पर्पस, बिजनेस पर्पस का डिडक्शन बीएनपी में सेक्शन 32 में मिल जाता है। ये अपन ने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसका डिडक्शन आप 80EEB में लेंगे, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो आपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया होगा। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा तो बेटा बिजनेस पर्पस के लिए जो लोन आपने लिया होगा उसका डिडक्शन तो आप ऑलरेडी इंटरेस्ट का बीएनपी में वैसे ही ले सकते थे। तो ये जो डिडक्शन 80EEB का है वो ऐसे लोगों को मिलेगा जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लोन अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया हो, पर्सनल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया हो। कितना डिडक्शन है? 1.5 लाख, विच एवर इज लेस अमाउंट ऑफ लोन। लोन का सैंक्शन 1/4/19 से 31/3/23 के बीच में होना चाहिए, कंडीशन 1। एक ही मेन कंडीशन थी जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला डिडक्शन आता था आपके सामने 80G, जी फॉर ग्रांट्स डोनेशंस। आपको सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो किसको डिडक्शन मिलेगा? सारे एसएससी को मिलेगा 80G का डिडक्शन, कोई भी एसएससी हो। दूसरा नंबर, डिडक्शन के लिए आपको किसी फंड्स में पैसे जमा कराने, सर्टेन फंड्स मैंने आपको लिखवाए थे, वहां पे आप पैसा डोनेट करिए, आपको 80G का डिडक्शन मिल जाएगा। डोनेशन इन काइंड अगर आपने करा तो डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलने वाला, और इन कैश डोनेशन भी करा 2000 से ऊपर का तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कैश डोनेशन करा है 2000 तक तब तो मिल जाएगा, 2000 से ऊपर का जब आप डोनेशन करेंगे तो आप फिर अदर देन कैश पेमेंट करिए अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो। कौन से टाइप के फंड्स में डिडक्शन मिलने वाला है? तो 2 टाइप होते थे, एक तो विदाउट लिमिट वाले फंड होते थे बेटा और एक विद इन लिमिट वाले फंड होते थे। तो अगर कोई फंड जिसमें आपने पैसा डोनेट करा वो विदाउट लिमिट है तो वो कौन से फंड होते थे बेटा? ये ऐसे फंड थे जिसमें कि जितना अमाउंट आप डोनेट करें वो पूरा अमाउंट यूज किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन। मैं ये नहीं कह रहा पूरे अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि विदाउट लिमिट में 2 टाइप के डोनेशन होते थे, एक 100% वाला होता था, एक 50 वाला होता था। पर मुद्दा ये होता था कि आपको 100 या 50 मिलेगा, पर पूरा अमाउंट जितना आपने डोनेट करा उसका पूरा आपको 150 मिलेगा। जबकि विद इन लिमिट वाले में चक्कर क्या होता था, आपने जो अमाउंट डोनेट करा उस डोनेटेड अमाउंट को आपको एक लिमिट से कंपेयर करना होता था, और विच एवर इज लेस का ही आपको फिर डिडक्शन मिलता था। और डिडक्शन फिर कितना मिलता था? 100 या 50 जो भी आपका कैलकुलेशन होता था। तो
ये आपको मैंने समझाया था। विदाउट लिमिट वाले में जो 100% डिडक्शन वाले डोनेशन है उनके नाम आपके सामने, मैं पढ़ के टाइम पास नहीं करना चाहता। नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, बहुत सारे थे, ये तो नाम तो आप पढ़ ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। विदाउट लिमिट वाले 50% वाले डिडक्शन, उसमें तो इजी काम होता था। लाल अकाल अपने पास अपने लोग था, जवाहरलाल का खानदान था, और उसके बाद एक ड्रॉट रिलीफ वाला था, तो लाल अकाल अपना वर्ड बनता था। चार थे इसमें, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन। इसके बाद विद इन लिमिट वाले में दो हुआ करते थे, एक फैमिली प्लानिंग वाला होता था और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाला, जिसमें केवल कंपनी एसएससी को डिडक्शन मिलता था, और विद इन लिमिट में 50% में भी होते थे। ये नाम मैं डिस्कस नहीं कर रहा है, तो इजी आप कर लेंगे। तो ये चार कैटेगरी के डोनेशन हो जाते थे। इसके बाद अब आपको क्या करना होता था कि जो, अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार मैं नंबर से समझा देता हूं एग्जाम्पल के लिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आपने नेशनल डिफेंस फंड में 1 लाख रुपए दान किए, और फैमिली प्लानिंग के लिए किसी संस्था को 1 लाख रुपए दान किए। अब यहां पे बेटा देखो, दोनों के दोनों डोनेशन 100% वाले, नाम आपको याद होंगे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। ये 100% वाला विदाउट लिमिट वाला है, और ये 100% वाला विद इन लिमिट वाला है। नोट करना आप अच्छी तरह से। फैमिली प्लानिंग के लिए अगर आप किसी संस्था को दान देते हो तो विद इन लिमिट में 100% आता है। अब चक्कर क्या होता है कि जब ये नेशनल डिफेंस फंड विदाउट लिमिट वाला 100 है, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरे 1 लाख का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं, 1 लाख का 100% है, 1 लाख का पूरा 100%। पर यहां पे चक्कर क्या है कि 1 लाख का दान आपने करा है, अब ये है तो विद 100% वाला, पर ये लिमिट वाला है, तो चक्कर क्या हो जाएगा, आपको इस 1 लाख को कंपेयर करना पड़ेगा क्वालिफाइंग लिमिट से पहले। और मान लीजिए क्वालिफाइंग लिमिट आपने निकाली और वो 80,000 आ गई, तो आपको जो डिडक्शन के लिए अमाउंट यूज करना है वो 1 लाख नहीं, 80,000 ही करना है। और इस 80,000 का आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, दैट इज कितना रुपया, 80,000। ये फंडा था जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकलती है वो मैंने आपको बोला था, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई होती है वो लिमिट, और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जीटीआई में से स्पेशल इनकम माइनस कर देनी है, और डिडक्शन सारे माइनस कर देने 80C से लेकर 80U के, एक्सेप्ट 80G। तो ये जो बचेगा वो एडजस्टेड जीटीआई होती है, उसका 10% लिमिट है, फिर उसके बेसिस पे आपको डिडक्शन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन करे हुए हैं यार बार बार, तो मैं इतना बारीकी से आपको रिवीजन लेक्चर में तो नहीं समझाऊंगा। ये रिवीजन लेक्चर केवल इसलिए कि आप एक बार सुनते ही आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए कि हाँ ये सब पढ़ा था हमने क्लास में। अगला डिडक्शन बेटा आपके सामने आता है, वो है 80GG। किसे मिलेगा डिडक्शन, केवल इंडिविजुअल को मिलेगा। किस बात के लिए मिलेगा, रेंट पेड का मिलेगा। याद करो, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो जो आप किराया पे करोगे प्रीवियस ईयर में, आप उस रेंट पेड का डिडक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से। पर ये डिडक्शन नहीं मिलेगा ऐसे लोगों को जिनको एचआरए रिसीव होता है, एक तो उनको नहीं मिलेगा, और नंबर 2 ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी मकान है पर जबरदस्ती किराए पर रहते हैं। याद करो वो लोग क्या थे, क्या बोला था मैंने, आपका जिस शहर में आप किराए पे रहते हो, आपके ऑलरेडी उस शहर में आपका ओन किया गया मकान है, या आपकी स्पाउस के नाम पे मकान है, या माइनर के नाम पे मकान है, या किसी एचयूएफ के नाम पे मकान है जिसके आप मेंबर हो, और फिर भी आप किराया देते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और या फिर अगर बाई चांस मान लीजिए कि आप किसी और शहर में किराए पे रहते हो और आपका कोई खुद का मकान किसी दूसरे शहर में, पर वो दूसरे शहर वाले मकान को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहे हो, याद करो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकते हैं, तो भी आप इस रेंट पेड का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो ये रीजन कुछ मैंने लिखवाए थे। डिडक्शन कितना मिलेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, और 5,000 पर मंथ विच एवर इज लेस का आप डिडक्शन ले सकते हो। एडजस्टेड जीटीआई का फॉर्मूला वो सेम ही होता था, जीटीआई में से स्पेशल इनकम घटा दीजिए और 80C से लेकर 80U के सारे डिडक्शन घटा दीजिए, पर यहाँ पे एक्सेप्ट 80GG है, ध्यान रखना। अगला डिडक्शन 80GG है, इसमें तो मैंने ज्यादा मेहनत करी नहीं थी, आपको बहुत इजी तरीके से बताया था। याद करो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप सेक्शन 35 रिसर्च के लिए किए गए खर्चों का डिडक्शन ले सकते हैं। इसी तरह से 35 सीसीए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के खर्चे का डिडक्शन ले सकते हैं। तो बीएनपी वाले लोगों को रिसर्च वगैरह के खर्चे का डिडक्शन बीएनपी हेड में मिल जाता है। पर याद करो मैंने क्या बोला था, ऐसे लोग जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं कमा रहे हैं, तो वो लोग अगर किसी रिसर्च एसोसिएशन वगैरह को डोनेशन देंगे तो क्या उन्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए? तो मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल उन्हें भी मिलेगा डिडक्शन, पर उनको बीएनपी हेड में तो मिला नहीं क्योंकि उनकी बीएनपी की इनकम नहीं है, तो उनको जीटीआई से डिडक्शन दिया जाएगा 80GG में। तो किसको मिलेगा डिडक्शन, सारे एसएससी को जो बीएनपी की इनकम नहीं कमा रहे, ये नोट करने वाली बात थी। डिडक्शन किसके लिए मिलेगा आपको याद है, वही रिसर्च वाले संस्था को दान देने पे मिलेगा, 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। और वही कैश डोनेशन की 2,000 की लिमिट यहाँ पे भी आपको लगानी है जो 80G में आपने यूज करी थी।
अगला था 80 डबल जीबी और डबल जी सी। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप डबल जीबी और डबल जी सी में डिडक्शन ले सकते हैं। दोनों में सेम चीज होती थी, बस फर्क ये होता था कि अगर कोई कंपनी डोनेशन दे रही तो डबल जीबी में क्लेम करेगी, और कंपनी के अलावा के कोई लोग देते हैं तो डबल जी सी में क्लेम करेंगे। डबल जीबी और डबल जी सी जो पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं उसका डिडक्शन आपको देता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक भी रुपए का डिडक्शन नहीं मिलेगा कैश डोनेशन के लिए। अदरवाइज आप जितना अमाउंट देंगे उसका 100% आप डिडक्शन ले सकते हैं। इजी सेक्शन था ये, तो ज्यादा दिक्कत नहीं। फिर बेटा अगले सेक्शंस मैंने चालू करे थे इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन में जो इंटर में काम के यानी इंटर में जो कोर्स में आपके, वो था सबसे पहले 80 क्यू क्यू बी का डिडक्शन। किसको मिलता था ये डिडक्शन, याद करो, रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑथर। कौन सी बुक्स लिखता था, जो टेक्स्ट बुक के अलावा की बुक। टेक्स्ट बुक के अलावा मतलब ये 11 12 ये सब्जेक्ट की किताबें नहीं लिखते थे, मतलब उनके अलावा के ऑथर, जैसे मैंने आपको बोला था चेतन भगत हो गए, खुशवंत सिंह हो गए, हरिवंश राय बच्चन साहब हो गए। तो इस प्रकार के जो बड़े लेखक है उनकी लिखी हुई किताबों के लिए आपको, उनको जो ये रॉयल्टी इनकम कमाते थे उसके लिए वो डिडक्शन 80 क्यूक्यूबी में ले सकते थे। कितना ले सकते थे, 100% ऑफ एलिजिबल इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस ले सकते थे। पर यहाँ पे नोट करने वाली बात होती थी कि एलिजिबल इनकम जो इनकी होती थी रॉयल्टी वाली, वो किसी भी हालत में 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड से एक्सीड नहीं कर सकती। यहाँ पे इसको यूज करते हुए मैंने क्वेश्चन भी किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे क्यू क्यू बी का डिडक्शन। सेम लाइन पे था 80 आरआरबी। जैसे क्यूक्यू भी मिलता था ऑथर्स को रॉयल्टी कमाने के लिए, तो आरआरबी मिलता था पेटेंट होल्डर को पेटेंट पे रॉयल्टी कमाने के लिए। तो सेम था, रेसिडेंट इंडिविजुअल पेटेंटी को मिलता था, डिडक्शन भी सेम था, 100% ऑफ एलिजिबल इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। तो ये तो ईजी है। अगला सेक्शन बहुत काम आता था 80 टीटीए। डिडक्शन मिलेगा इंडिविजुअल एचयूएफ को। किस इनकम के लिए डिडक्शन लोगे, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपने कोई सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट कमाया है तो आप उस इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं 80 टीटीए में। सेविंग अकाउंट कहां पे हो सकता है आपका, बैंकिंग कंपनी में हो सकता है, किसी कोऑपरेटिव बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डिडक्शन आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का मिलेगा, या फिर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है विच एवर इज लेस। बहुत काम का सेक्शन था, मतलब कि ये तो सभी को याद ही होना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बता चुका था कि याद करो, सेविंग अकाउंट का जो पोस्ट ऑफिस का ब्याज होता है उसके लिए आपको एक एग्जामिशन भी दी गई थी पहले। आई उसमें मैंने आपको बढ़ाई थी, 3500 रुपए तक की एग्जामिशन होती थी, और ज्वाइंट अकाउंट हो तो 7,000 रुपए तक की होती थी। तो मैं आपको क्या बोलता था, अगर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आएगा तो एग्जामिशन लेना फिर डिडक्शन भी लेना, दो दो मिल जाएंगे। पर अदर जैसे बैंक वगैरह का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आता है तो एग्जामिशन तो कुछ मिलेगी नहीं, बट डिडक्शन जरूर फिर भी 10,000 रुपए तक का मिल जाएगा। टीटीबी सेम अगेन, ये सीनियर सिटीजन को मिलता था, इंटरेस्ट ऑन एनी डिपॉजिट्स। पर यहाँ पे एनी डिपॉजिट वर्ड आता था, बड़ा कीवर्ड था, आपको पता ही है। बैंक भले कहीं पे भी हो, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका जो डिडक्शन का लिमिट होता था वो 10,000 की जगह 50,000 होता था, पर ये केवल सीनियर सिटीजन ले सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन आता था 80 यू। 80 यू का डिडक्शन आपको पता ही है कि अगर जो रेसिडेंट इंडिविजुअल कमाने वाला एसएससी अगर वो डिसेबल, अगर कमाने वाला एसएससी डिसेबल हो तो उसको 80 यू का डिडक्शन मिलेगा। और 80 यू का डिडक्शन फिक्स अगेन वही जो 80 डबल डी वाला मिलता था, फ्लैट 75,000 और 1.25 लाख जो भी एप्लीकेबल हो, तो वो वाला केस आपके सामने था। बस यहाँ पे आपको नोट करने की जरूरत है कि कमाने वाला डिसेबल होना चाहिए। याद करो एक क्वेश्चन था जिसमें अपना वो कमाने वाला ब्लाइंड था, आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन था, तो आपने नोट करा होगा, वहां पे अपन ने 80 यू का डिडक्शन लिया हुआ था। और फाइनल सेक्शन जो अभी मैंने आरटीपी सॉल्व कराते वक्त भी यूज करा था, वो था 80 डबल जे डबल ए। किसको मिलता है डिडक्शन, हर उस एसएससी को मिलेगा जो बीएनपी की इनकम कमाता है और जिसपे 44 ए बी के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, टैक्स ऑडिट वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। डिडक्शन कितना मिलेगा, जो एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट आई है उसका 30% का आप डिडक्शन ले सकते हो 3 सालों तक। ये आपको बताइए 3 साल का शायद इतना रेलेवेंट नहीं होगा आपको, तो 30% से काम चल जाएगा। एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट का 30% का आप डिडक्शन ले सकते हो। मैंने आपको ये बोला था कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में एडिशनल इंप्लॉय कॉस्ट निल मान लेंगे अगर कोई इंक्रीज इन नंबर नहीं हुआ है लास्ट डे से। मतलब कि जैसे मान लीजिए 2021 में आप खड़े हो, तो 2021 में अगर आपने कोई नए आदमी अपॉइंट करे, पर वो नए आदमी पुराने को निकालने का रिप्लेसमेंट था, तो कोई नया एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मतलब मान लीजिए 2021 आपका साल चल रहा है, तो इसका ठीक पिछला साल जो एंड हुआ उसकी लास्ट डेट क्या थी, 31 मार्च 20 थी। इस दिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास थे मान लीजिए 100 है, तो अगर 2021 में भी नंबर 100 ही रहे, भले पुराने 5 चले गए फिर आपने नए 5 भर लिए, तो भले पुराने 5 चले गए नए 5 भर लिए, पर वो नए 5 नए नहीं है क्योंकि नंबर नहीं बढ़ रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस के केस में, मैंने आपको कहा था। और पेमेंट आपने वो अदर देन अकाउंट पे वगैरह से कराया तो भी मानेंगे कि आपने नए एम्प्लॉय को भर्ती नहीं करा है। इम्यूलमेंट आर पेड, इम्यूलमेंट्स आर पेड
एक सेकेंड। ओपन ही नहीं हो रहा है बंद ये। ये क्यों गया इसका यार। हाँ जी, तो बेटा फिर मैंने आपको कहा था कि एक और चीज में अभी नया नहीं मांगेंगे अगर एम्ब्यूलमेंट आप पे कर रहे हैं, अदरवाइज बाय अकाउंट पे ही चेक, और याद है वो प्रिस्क्राइब मोड जो यूपीआई वगैरह जो आपको पता ही होंगे अच्छी तरह से। ये वाला पॉइंट, भले सी वाला पॉइंट इतना काम नहीं आता एग्जाम में, पर डी वाला बड़ा काम आता है। इन लोगों को भी आप नया नहीं मानेंगे। अभी आरटीपी के क्वेश्चन भी मैंने करवाया था रिसेंटली, तो उसमें भी ये बड़ा काम आया था। तो पहला चीज, ऐसे एम्प्लॉय को आप नया नहीं मानेंगे जिनका टोटल एम्ब्यूलमेंट 25,000 रुपए से ज्यादा है, मोर देन 25,000 पर मंथ, ध्यान रखेंगे। नंबर 2, जो लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वर्क कर रहे हैं उनको भी आप नया नहीं मानेंगे। पर अगर आप ये फुटवेयर और लेदर प्रोडक्ट वाले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज हैं तो फिर 240 की जगह लेस देन 150 आप चेक करेंगे। इसके बाद जो एम्प्लॉय आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनको भी आप नया नहीं मानेंगे। तो ये 3 बातें आपके सामने थी। इसके भी रिलेटेड क्वेश्चन अपन ने देखे थे, अभी रिसेंटली भी आरटीपी में अपन ने करा था। तो ये जाकर बेटा आपके सारे के सारे डिडक्शंस ओवर हो जाते हैं। फाइनली खत्म करने के लिए एक क्वेश्चन मैं हमेशा करवाता हूं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं। और एक चीज मैं आपको इधर भी बता देता हूं, आपके पास जो क्वेश्चन की शीट है जिसमें करीब करीब कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे उस क्वेश्चन की शीट में। तो आप बेटा एक काम करेंगे कि आप अगर वापस से रिवाइज कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि सर जब हम वापस से पढ़ेंगे तो फिर कौन से क्वेश्चंस करें। तो बेटा एक तो जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कराता हूं ना, मिसलेनियस क्वेश्चन तो आपको करने ही है। मिसलेनियस मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें सारे चीजें यूज आ रही है। तो हर एक शीट में जो भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे बीएनपी में भी लास्ट में 35 से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको वो वाले तो कर ही लेने हैं। मतलब कि आपने अगर एक एक बार पहले सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो वापस से आप ना करें। पर उस चैप्टर के जो मिसलेनियस क्वेश्चन है पीछे के, कम से कम मतलब कि आप मान लीजिए हर एक शीट के अंदर, हर एक शीट में 5-5 क्वेश्चन लास्ट वाले कर लीजिए, बीच के मत करिए। लास्ट लास्ट हर शीट के 5-5 करते जाइए। हर के 5-5 कर लेंगे तो मतलब आपने बड़े बड़े क्वेश्चन हर के 5-5 दो बार रिवाइज कर लिए, तो इससे आपका फटाफट वो रिवीजन भी हो जाएगा। तो बार बार चाले सारे मत करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, तो 400 क्वेश्चन आप बार बार इनकम टैक्स के कैसे करोगे, 400-500 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको केवल और केवल 5-5 क्वेश्चन करते जाइए। सॉल्व आपके पास पहले हो तो केवल सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ते जाइए, ताकि आपका एक और रिवीजन कंप्लीट होता जाए। चलिए, तो खैर मैं जैसे कि आपको एक क्वेश्चन अभी करा देता हूं वापस से, ताकि अपन देख लें कि कैसे इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन 28 है, रमन वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं, 29 वाला। चलिए, तो क्वेश्चन 29 है आपकी शीट का। ये क्या कहता है आप देखिए। मिस्टर रमन एज 62 ईयर्स, नोट करने की बात है 62 साल का इंसान है, सीनियर सिटीजन हो सकता है। अर्न प्रोफेशनल इनकम कंप्यूटेड ऑफ रुपीज 5.5 लाख ड्यूरिंग द PY 2021, तो 5.5 लाख की इनकम है। अर्न इंटरेस्ट ऑफ 54,000 ऑन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट विद SBI, 54,000 का इंटरेस्ट कमाया FD से। आईओएस की इनकम में जोड़ूंगा इसको, और इसका बेटा सीनियर सिटीजन है तो TTB में डिडक्शन ले लूंगा, TTB में 50,000 तक का मिल सकता है। टोटल इनकम निकालनी है रमन की फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। आगे आपके सामने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा इसने बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस को इन कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश में दिया 80C। बेटा 80C में, LIC प्रीमियम में ऐसा कुछ नहीं है कैश वैश का दिक्कत। हेल्थ इंश्योरेंस अगर अदर देन कैश नहीं दोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, LIC में ऐसा नहीं है, तो लूंगा मैं आराम से 35,000 का। लाइफ ऑफ इज डिपेंडेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स का तो मिलता ही नहीं है 80C में, नहीं मिलेगा।
इंश्योरेंस पॉलिसी वाज टेकन ऑन 15 जुलाई 20, मिलेगा ही नहीं तो बात खत्म। सम अश्योर्ड ऑन द लाइफ ऑफ डिपेंडेंट पेरेंट्स 155। तो ये पहला वाला तो बेटा फर्जी निकल गया। रीजन, LIC प्रीमियम का डिडक्शन आप केवल खुद का, स्पाउस का और एनी चाइल्ड का ले सकते हो, पेरेंट्स का नहीं ले सकते। अगला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 25,000 पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ लाइफ ऑफ हिज मेजर सन, मिल जाएगा, सन मतलब बेटा है, मिल जाएगा, डिपेंडेंट हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता। सम अश्योर्ड है 175 का और पॉलिसी 18/4/12 की है, तो 1/4/12 के बाद की पॉलिसी हुई, तो 1/4/12 के बाद की पॉलिसी हुई तो 25,000 का सम अश्योर्ड है। इस डेट को मैं चेंज करके कराता हूं आपको ताकि थोड़ा अच्छा हो जाए। 18/4/12 की जगह बेटा मैं पॉलिसी को 18/4/11 बना देता हूं, तो लिमिट मेरी 20 यूज कर लूंगा मैं, है ना। आगे आपके सामने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, LIC प्रीमियम ही है वापस 32,500 का, इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ अगेन मिल जाएगा 80C में, 8/9/18 की पॉलिसी है और सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए का है। 46,000 रुपए का पे करा हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ एंड हिज वाइफ 80D, A का 1 खुद का और बीवी का हेल्थ इंश्योरेंस। 1,500 रुपए पे करे इन कैश हेल्थ चेकअप के लिए, 4,500 चेकअप फॉर हिज पेरेंट्स। तो हेल्थ चेकअप का मतलब हो गया, एक तो आपका हो गया A का 3 और एक हो गया B का 3। खुद का तो A का 3 हो जाएगा, पता ही होगा आपको, और B का 3 हो जाएगा पेरेंट्स वाला। 6500 रुपए इंटरेस्ट दिया है। बैंक IIT कोर्स, बेटी के IIT कोर्स की एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट 80E में, बेटी चलेगी बिल्कुल 80E में। 15,000 रुपए डोनेट करे इन कैश टू एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर सेक्शन 80G, नो डिडक्शन, क्योंकि 15,000 का दान है, 2,000 से ऊपर है, नगद दिया है, 80G में कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। 10,500 का इन कैश दान दिया इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को, वैसे इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को दान देते हैं तो 80GGC मिलता है पॉलिटिकल पार्टी वाला, पर नहीं मिलेगा, रीजन वही है, कैश में दिया, डिडक्शन के लिए अदर सारा पैसा अदर देन कैश ही चाहिए वहां पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी GTI यानी टोटल इनकम निकालें तो क्या आएगी, एक बार जल्दी से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रमन। तो बेटा देखो इसमें क्या क्या थी, एक तो इसकी इनकम पहले देखते हैं। BNP की इनकम इसने अपने को शुरुआत में दे दी थी कि 5.5 लाख रुपए की कमाई है, और IOS के अंदर इसने सेविंग अकाउंट सॉरी FD से इंटरेस्ट कमाया है 54,500 का। बस दो ही इनकम है पूरे क्वेश्चन में, तो GTI हो जाएगी 6,04,500 की। डिडक्शन चालू करते हैं, सबसे पहले 80C से चालू करते हैं। 80C में अब देखिए बेटा LIC प्रीमियम के डिडक्शन है, तो LIC प्रीमियम का डिडक्शन लेते हैं। देखो पेरेंट्स वाला तो लूंगा नहीं, तो कौन कौन सा ले रहा हूँ, एक तो सन वाला ले रहा हूँ। सन का प्रीमियम जो अगर आप देखोगे तो पे करा है 25,000 रुपए का, और सम अश्योर्ड है आपके सामने शायद वहां पर 2 लाख का था शायद, तो उसका 20% निकालेंगे, देख लेता हूँ एक बार सम अश्योर्ड कितना है, एक मिनट। सम अश्योर्ड है बेटे का बेटा 1,75,000, और पॉलिसी मैंने 1/4/12 के पहले की कर दी, तो 1,75,000 का 20% की लिमिट हो जाएगी। और प्रीमियम जो इसने एक्चुअली में सन के लिए पे करा है वो है आपके सामने 25,000 का, जो काफी कम है, तो सन का तो पूरे ही डिडक्शन मिल जाएगा। 1,75,000 का 20% 25 से नीचे ही है। इसके बाद खुद का भी दिया है, खुद का प्रीमियम इसने दिया है 32,500 रुपए का, और सम अश्योर्ड है 2 लाख का, पॉलिसी 1/4/12 के बाद की है, तो लिमिट लगेगी 2 लाख का 10% 20,000, और प्रीमियम है 32,500, तो डिडक्शन 20,000 पे ही रोक रहा हूं मैं इसका। तो 80C का जो डिडक्शन है वो टोटल मिलाकर मैं 45 ले रहा हूँ LIC वाला। सीरीज में अगला डिडक्शन मिलता है बेटा 80D का, हेल्थ इंश्योरेंस वाला। हेल्थ इंश्योरेंस में देखो बेटा, एक तो A का 1 लिया था, खुद का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, जो कितने रुपए का था, 46,000 का है, और लिमिट लगेगी क्योंकि ये सीनियर है तो लिमिट 50 की लग जाएगी, दोनों में से कम 46 का डिडक्शन, A का 1 हो गया। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खुद के खर्चा करें, A का 3 लगा रहा हूं मैं इसके अंदर, तो 1,500 रुपए हेल्थ चेकअप में खुद के लगे, तो 1,500 और 5,000 विच एवर इज लेस, 1,500 की छूट और आ जाएगी।
टोटल छूट होगी बेटा 47,500 की। ए कैटेगरी वाली छूट है ये, ए वाली 47,500 आ जाएगी। और ओवरऑल लिमिट ए की 50 तक की लगेगी, तो पूरी 47,500 मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं है। और बी कैटेगरी में पेरेंट्स के लिए इसने 3 वाला खर्चा करा है। मतलब बी का 3 क्या होता था बेटा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला खर्चा, और वो 4500 रुपए का करा है। तो 4500 और 5000 विच एवर इज लेस, 4500 की छूट आ जाएगी। पर चक्कर क्या है, आपको पता ही है कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खर्चा है वो ए और बी का मिलाकर 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऑलरेडी ए में 1500 खप चुके हैं, तो यहाँ पे 4500 नहीं मिलने वाले, यहाँ पे आपको 3500 का ही डिडक्शन मिलने वाला है, ताकि ये दोनों 5 से ज्यादा नहीं हो। तो ओवरऑल जो छूट आपको मिलेगी वो मिल जाएगी 47,500 प्लस 3500 रुपए की। तो 51,000 की छूट आपकी आ जाएगी। 80D वाला डिडक्शन, तो 80D का डिडक्शन 51,000 का आ जाएगा। इसके बाद अगला जो डिडक्शन इसको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 80E का। बेटे की पढ़ाई के लिए आईआईटी से जो लोन ले रखा है, आईआईटी की पढ़ाई के लिए जो लोन ले रखा है, तो उसका पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि 6,500 रुपए का है। इसके अलावा एक और डिडक्शन जो इसे मिलेगा वो टीटीबी का मिलेगा। एफडी के इंटरेस्ट के लिए 50,000 रुपए तक की छूट वो ले पाएगा, 54,500 का इंटरेस्ट है। 80G वाला जो दान है उसकी छूट मिली नहीं, क्योंकि कैश में दे दिया, 2,000 से ऊपर है। और जीजीसी वाला भी डिडक्शन ले लिया, क्योंकि कैश में दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी वाला केस है। तो इसीलिए डिडक्शन केवल यही है। और ये सारों को नेट करके जो टोटल इनकम आपकी आ जाएगी इस क्वेश्चन में, वो आपके सामने आने वाली है 4,52,000 रुपीज की अप्रोक्सीमेटली। तो ये आपके सामने आंसर आ गया है, जो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, वैसे तो टाइम पास ही है वैसे, पर आपको पहले भी कराया था, तो जैसे आपको करवाया था वैसे ही आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। अब दूसरी बात, बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि सर आंसर कैसे लिखें, क्या करें क्या करें। बेटा आपको सजेस्टेड आंसर मैंने टोटल इनकम के दे रखे हैं, आप आराम से वो सारे के सारे आंसर पढ़िए। मैंने और ग्रुप में एक कॉपी भी शेयर कर रखी है, जो लास्ट ईयर के बच्चे की एग्जाम कॉपी है, उसने कैसे आंसर लिखे और उसके नंबर देख लो कितने प्रकार से दिए। तो हर प्रकार के आंसर लिखने का तरीका आपको मैं 10 बार बता चुका हूं। और अगर किसी को दिक्कत हो तो मॉड्यूल को देख लीजिए, मॉड्यूल में जो आंसर प्रेजेंटेशन है वैसे दे दीजिए। तो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर कैसे देना है यार, ये क्वेश्चन पूछ कर आप अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं, इससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, क्योंकि अब आंसर लिखने का तरीका तो 50 बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप देख लीजिए। और कोई ऐसा रिजिड रूल नहीं है कि ऐसा करना ही है, मैंने 10 बार आपको बोल दिया कि किस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो होप आपको ये रिविजन लेक्चर फायदेमंद रहेगा। तो अगर बढ़िया लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।